नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। ये टॉपिक सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसरो के बारे में बात करते हैं। तो जब हम इसरो की बात करते हैं तो किताबों में हमेशा 15 अगस्त 1969 की तारीख मिलती है, जब इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। लेकिन क्या इसरो की कहानी सच में 1969 से ही शुरू होती है? बहुत ही जिज्ञासु सवाल है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसरो की नींव असल में 1962 में ही रख दी गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE के तहत इसकी शुरुआत की थी। 1969 में तो बस इसे इसरो का नाम देकर पुनर्गठित किया गया था। इसलिए अगर परीक्षा में 1962 का जिक्र आए तो छात्रों को भ्रमित नहीं होना है। अच्छा, मतलब नींव पहले ही रखी जा चुकी थी। और जब हम इस ऐतिहासिक सफर की बात करते हैं तो कुछ महान वैज्ञानिकों के नाम बार बार आते हैं। परीक्षा में अक्सर उपनाम पूछे जाते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर भाभा ने ही भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में खड़ा किया। और इसी तरह हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को कैसे भूल सकते हैं। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सभी छात्रों को ये याद रखना चाहिए कि उन्हें ये उपाधि हवा में तीर चलाने के लिए नहीं, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल के विकास में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दी गई थी। जी, और अगर कोई पूछे कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है, तो वो उपाधि डॉक्टर विक्रम साराभाई को दी जाती है ना? एकदम सही। डॉक्टर साराभाई का योगदान इतना बड़ा था कि उनके नाम पर ही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC का नाम रखा गया। ये केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। त्रिवेंद्रम, जिसे हम तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं। मैंने पढ़ा है कि ये इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन असल में वहां होता क्या है? छात्रों को सिर्फ नाम नहीं, उनका काम भी याद रखना है। VSSC में रॉकेट प्रक्षेपण यान और कृत्रिम उपग्रहों के पुर्जे बनाए जाते हैं। आसान भाषा में समझें तो जो गाड़ियां अंतरिक्ष में जाती हैं वो यहां बनती हैं। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण केंद्र है, इसरो सैटेलाइट केंद्र, जिसे ISAC कहते हैं। जी, और इसका वर्तमान नाम UR राव सैटेलाइट सेंटर है, जो बेंगलुरु में है। यहाँ गाड़ियां नहीं, बल्कि उनमें बैठकर जाने वाले यात्री, मेरा मतलब है उपग्रह, बनते हैं। भारत के शुरुआती उपग्रह जैसे आर्यभट्ट और भास्कर यहीं बनाए गए थे। VSSC के बाद ये इसरो का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। ये बहुत ही स्पष्ट हो गया। रॉकेट त्रिवेंद्रम में और उपग्रह बेंगलुरु में। अब इतिहास की बात तो हो गई, लेकिन परीक्षाओं में हमेशा दुनिया में प्रथम वाले सवाल जरूर आते हैं। अगर हम शुरुआत से देखें तो 1957 में स्पुतनिक 1 रूस द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह था। क्या हमने इसके तुरंत बाद इंसान को अंतरिक्ष में भेज दिया था? नहीं, इंसान को भेजने से पहले परीक्षण जरूरी था। उसी वर्ष यानी 1957 में ही रूस ने स्पुतनिक 2 भेजा। यह अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यान था जिसमें एक जीवित प्राणी था, लाइका नाम की एक कुतिया। फिर संचार की दुनिया में क्रांति आई 1958 में, जब स्कोर नाम का अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह लॉन्च किया गया। और मानव मिशन की शुरुआत कब हुई? मानव मिशन का ऐतिहासिक दौर 1961 में आया। रूस का वोस्तोक 1 मिशन गया, जिसमें यूरी गागरिन ने पृथ्वी की परिक्रमा की। ये मानव द्वारा की गई पहली अंतरिक्ष यात्रा थी और महिलाओं के मामले में भी रूस ही आगे रहा। 1963 में वोस्तोक 6 मिशन के जरिए वैलेंटीना टेरेश्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी। पृथ्वी की कक्षा के बाद तो इंसान की नजर चांद और दूसरे ग्रहों पर गई होगी। मुझे आधे चांद पर पहला कदम अपोलो 11 से पड़ा था। लेकिन क्या चांद पर उतरने वाला पहला यान भी अमेरिका का ही था? देखिए, यहाँ अक्सर छात्र गलती करते हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान 1966 में गया लूना 9 था, जो रूस का था। इसके बाद 1970 में वेनेरा 7 शुक्र ग्रह पर उतरा। शुक्र का तापमान इतना ज्यादा है कि वहां यान उतारना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और अपोलो 11? हाँ, 1969 में अमेरिका के अपोलो 11 के जरिए चंद्रमा पर पहला मानव उतरा। और मंगल ग्रह की बात करें तो 1971 में मार्स 3 मंगल पर उतरने वाला पहला यान बना। ये क्रम बहुत ही तार्किक है। और जब बात भारत की हो
तो 3 अप्रैल 1984 की तारीख तो हर भारतीय छात्र के दिल में बसी है। इसी दिन राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से कहा था, सारे जहां से अच्छा। बिल्कुल। और परीक्षा के लिए ये याद रखना है कि उन्होंने रूस के इंटरकॉस्मोस कार्यक्रम के तहत सोयूज T-11 यान से उड़ान भरी थी। इसके अलावा कुछ हालिया मिशन भी परीक्षा में आ सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा का मानव मिशन, जिसके लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने क्रू ड्रैगन यान विकसित किया है। और नासा का जो 2024 का आर्टेमिस कार्यक्रम है, वो भी तो बहुत चर्चा में है। सही कहा। इसके तहत चंद्रमा पर पहली महिला और गैर श्वेत पुरुष को उतारा जाएगा। इसके अलावा सुनीता विलियम्स जिस स्पेस शटल से अंतरिक्ष में गई थी, उसका नाम बोइंग स्टारलाइनर है। ये दोनों हालिया घटनाक्रम परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। अब हम भारत के प्रमुख उपग्रहों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। छात्रों को यह कालक्रम बिल्कुल रटा होना चाहिए। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च हुआ और उसके बाद भास्कर सीरीज आई थी। चंद्रयान 1 2013 में मंगल ऑर्बिटर मिशन, जिसने हमें पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंचाया। 2019 में चंद्रयान 2 और हाल ही में 2023 में सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1। आदित्य L1 तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो विषय इस समय हर परीक्षा की जान बना हुआ है वो है चंद्रयान 3। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम वहां पहुंचे जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। सच कहा आपने। और इसीलिए चंद्रयान 3 का हर एक डेटा परीक्षा में छपने वाला है। सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे। इसकी लॉन्च तिथि 14 जुलाई 2023 थी। इसने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। 23 अगस्त की इस ऐतिहासिक तारीख को ही अब भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। जो रॉकेट इसे लेकर गया था उसका नाम LVM-3 था ना? मैंने कहीं पढ़ा था कि इसमें जो इंजन लगा था वो बहुत खास था। हाँ, रॉकेट का नाम LVM-3 था और उसमें लगे स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का नाम CE-20 था। इस पूरे मिशन का अनुमानित बजट मात्र 615 करोड़ रुपए था। इसमें जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था और लैंडर का नाम विक्रम था। परीक्षा में विक्रम का वजन भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल, ये 1752 किलोग्राम था और इस मिशन की थीम थी साइंस ऑफ द मून, यानी चंद्रमा का विज्ञान। इसके पीछे जिन वैज्ञानिकों का दिमाग था उनके नाम भी तो परीक्षा में आते हैं। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीर मुथुवेल थे और हमारी रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया ऋतु करिधल श्रीवास्तव का भी इसमें अहम योगदान रहा। एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल बनता है लैंडिंग पॉइंट से। सही कहा। चंद्रयान 3 जिस जगह पर उतरा उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। और छात्रों को यह भी याद रखना है कि चंद्रयान 2 ने जहां हार्ड लैंडिंग की थी उस जगह का नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया है। और सबसे बड़ा तथ्य जो हर परीक्षार्थी को याद रखना है वो ये है कि भारत चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। चांद के बाद अब हम गगनयान के जरिए इंसानों को भी तो भेज रहे हैं। हाँ, गगनयान भारत का प्रथम स्वदेशी मानव मिशन है। हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को इसरो और रूस द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसे जिस रॉकेट से भेजा जाएगा वो GSLV Mk3 है, जिसे LVM-3 भी कहते हैं। मैंने उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम लिखे हैं जो इस मिशन के लिए चुने गए हैं। पहले हैं प्रशांत बालकृष्णन नायर, दूसरे अजीत कृष्णन, तीसरे अंगद प्रताप और चौथे हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। बहुत बढ़िया। आपको बता दूं कि भारत से पहले केवल 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन ने ही मानव अंतरिक्ष मिशन भेजा है। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा। अब अगर हम थोड़ा भूगोल की तरफ चलें, हमने बेंगलुरु के ISSC और त्रिवेंद्रम के VSSC की बात तो कर ली। और कौन से प्रमुख केंद्र हैं? त्रिवेंद्रम में ही थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन यानी TERLS भी है, जहां से शुरुआत में रॉकेट उड़ाए जाते थे। इसके अलावा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC अहमदाबाद में है। यहाँ उपग्रहों के पेलोड और कैमरे वगैरह बनते हैं। और रिमोट सेंसिंग वाले केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी NRSA बालानगर हैदराबाद में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय भी हैदराबाद में ही है। लेकिन अगर भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS पूछा जाए तो वो देहरादून में है। और जहां से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं वह है इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे शार भी कहते हैं। वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा भी है जो दूसरे देशों के उपग्रह भेजकर पैसे कमाती है।
उसका नाम एंट्रिक्स है। ये सब तो क्लियर हो गया। अब कुछ फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। ASLV, PSLV, GSLV, ये सब सुनने में एक जैसे लगते हैं। ASLV का मतलब है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लेकिन PSLV और GSLV में क्या अंतर है? इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये हमारे इसरो का वो भरोसेमंद ट्रक है जो छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में रोजमर्रा की डिलीवरी की तरह छोड़कर आता है। और GSLV? GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर ट्रेलर है। जब हमें बहुत भारी संचार उपग्रहों को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर भेजना होता है, तब हम GSLV का इस्तेमाल करते हैं। वाह, ये ट्रक और ट्रेलर वाला उदाहरण बहुत सटीक है। दुनिया की और भी तो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, परीक्षा में उनके स्थापना वर्ष भी पूछे जाते हैं। हाँ, इसे हम कालक्रम से याद करेंगे। अमेरिका की नासा 1958 में बनी, फ्रांस की CNES की स्थापना 1961 में हुई, हमारे इसरो और जर्मनी की DLR दोनों की स्थापना 1969 में हुई। और यूरोप की एजेंसी? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA 1975 में बनी, रूस की रॉसकॉस्मोस 1992 में, चीन की CNSA 1993 में और जापान की JAXA 2003 में स्थापित हुई। और आज के समय में तो ये एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। बिल्कुल, जैसे निसार इसरो और नासा का संयुक्त रडार मिशन है, और लूपेक्स भारत और जापान के बीच चंद्रमा के लिए एक संयुक्त मिशन है। बिल्कुल। अब अगर हम इसरो के सफर को पीछे मुड़कर देखें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। 1975 में हमने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस की मदद से उनके प्रक्षेपण केंद्र से भेजा था। हम उस वक्त दूसरों की टैक्सी पर निर्भर थे, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। जी। 1980 में सिर्फ 5 साल बाद SLV-3 का सफल परीक्षण कर भारत ने खुद के प्रक्षेपण यान से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेज दिया। जी। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी अपनी गाड़ी से पहली उड़ान थी। ये तो वाकई प्रेरक है। और मुझे याद है 1983 में INSAT-1B ने भारत के दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान में क्रांति ला दी थी। फिर 1994 में हमारे उसी भरोसेमंद ट्रक यानी PSLV का सफल परीक्षण हुआ। और उसी PSLV ने 2017 में एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया जिसने दुनिया को चौंका दिया। इसरो ने PSLV C-37 मिशन द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर दिया। ये PSLV कार्यक्रम का 39वां मिशन था। और उसी साल हमने एक भारी रॉकेट भी तो भेजा था। हाँ, 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3B सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अंतरिक्ष में तो हमने अपनी धाक जमा ली, लेकिन 2019 में हमने सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ा परीक्षण किया था। भारत ने ASAT यानी एंटी सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया। भारत अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट को मार गिराने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया। और ये सब संभव हो पाया हमारी स्वदेशी तकनीक के कारण। क्रायोजेनिक इंजन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2003 में भारतीय वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना लिया था, जिसकी पहली सफल उड़ान 2014 में हुई। चंद्रयान-3 में भी तो यही तकनीक थी। बिल्कुल। चंद्रयान-3 में जो C-20 इंजन लगा था, वो भारत का दूसरा क्रायोजेनिक इंजन है, जिसे GSLV Mk3 के ऊपरी चरण के लिए विकसित किया गया है। भारत ये जटिल तकनीक इस्तेमाल करने वाला दुनिया का छठा देश है। अंतरिक्ष की इतनी शानदार यात्रा के बाद अब हम भारत के रक्षा कार्यक्रम और मिसाइलों पर आते हैं। मैंने हमेशा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के नाम सुने हैं, लेकिन इनमें बुनियादी अंतर क्या है? इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल एक फेंके गए पत्थर की तरह है। इसका आकार बहुत बड़ा होता है और ये भारी बम ले जाती है। इसे इतनी जोर से ऊपर दागा जाता है कि ये पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर बहुत ऊंचाई पर चली जाती है और फिर अर्धचंद्राकार मार्ग पर गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से नीचे आकर लक्ष्य भेदती है। मतलब ये रडार में आ जाती है? जी, क्योंकि ये बहुत ऊपर जाती है, रडार इसे आसानी से देख लेते हैं और इसमें ईंधन रिजर्व रखा जा सकता है। और क्रूज मिसाइल क्या होती है? क्रूज मिसाइल एक रिमोट कंट्रोल हवाई जहाज की तरह है। इसका आकार छोटा होता है, ये कम वजन ले जाती है। सबसे खास बात, ये पृथ्वी की सतह से महज 15 से 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। इतनी नीची उड़ान के कारण ये रडार की पकड़ में नहीं आती। ये सतह के बिल्कुल समानांतर चलकर लक्ष्य को भेदती है और इसमें ईंधन रिजर्व में नहीं रखा जा सकता। समझ गई।
और मिसाइलों की गति नापने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, इनका क्या मतलब है? यह ध्वनि की गति से जुड़ा है, जिसे हम मैक कहते हैं। सबसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से धीमी यानी मैक 1 से कम चलती हैं। सुपरसोनिक का मतलब है ध्वनि की गति से 1 से 5 गुना तेज, और हाइपरसोनिक मतलब ध्वनि की गति से कम 5 गुना तेज यानी मैक 5 से अधिक। अब भारत की मिसाइलों की सूची पर आते हैं। स्रोत सामग्री में दी गई जानकारी के अनुसार यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अग्नि सीरीज की जो मिसाइलें हैं, अग्नि 1, 2, 3, 4 और 5, इन सभी को हमारे स्रोत में स्पष्ट रूप से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बताया गया है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सीरीज के बारे में भी बताइए। पृथ्वी सीरीज की मिसाइलें पृथ्वी 1, 2 और 3 ये सतह से सतह पर मार करती हैं। पृथ्वी 3 की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। नाग मिसाइल के बारे में कहा जाता है दागो और भूल जाओ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बार इसे फायर कर दिया तो ये अपने लक्ष्य का पीछा खुद करती है, आपको उसे गाइड करने की जरूरत नहीं। ये सतह से सतह और हवा से सतह दोनों जगह मार कर सकती है। ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। त्रिशूल कैसी मिसाइल है? त्रिशूल एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है। इसका एक नौसैनिक संस्करण भी है जिससे पानी के नीचे सबमरीन से दागा जाता है। इसे टॉर्पीडो MK2 कहते हैं। और ब्रह्मोस का नाम तो हर भारतीय ने सुना है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करती है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी से मिलकर बना है ना? बिल्कुल। और नौसेना के पास एक और मिसाइल है, धनुष। ये सतह से सतह पर मार करती है। आसान भाषा में ये पृथ्वी मिसाइल का ही वो रूप है जिसे पानी के जहाजों से दागा जा सकता है। इसकी मारक क्षमता भी 350 किलोमीटर है। अस्त्र मिसाइल के बारे में भी स्रोत में दिया है? हाँ, अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में मार करती है, यानी फाइटर जेट से दूसरे फाइटर जेट को उड़ाने के लिए। ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत की प्रथम मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 20 से 80 किलोमीटर है। जो मिसाइलें पनडुब्बी से दागी जाती हैं उनमें सागरिका का नाम प्रमुख है। ये एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अन्य नाम K-15, B-05 या PJ-05 है और इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। एकदम सही। और इसी सागरिका मिसाइल का जो थल संस्करण है उसे शौर्य कहते हैं। ये सतह से सतह पर मार करती है। शौर्य एक बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी गति 7.5 मैक है और मारक क्षमता 700 से 1900 किलोमीटर तक है। और हाँ, हमारी अध्ययन सामग्री में एक तस्वीर दी गई है जिसमें तुंगुस्का शस्त्र प्रणाली का जिक्र है। हाँ, छात्रों को इसे अनदेखा नहीं करना है। ये एक रूसी एंटी एयरक्राफ्ट हथियार प्रणाली है जो भारतीय रक्षा उपकरणों का अहम हिस्सा है। इसे भी नोट्स में शामिल कर लें। मिसाइलों को रास्ता दिखाने के लिए जो नौवहन प्रणालियां इस्तेमाल होती हैं उनके नाम भी अक्सर जोड़ी मिलाने में आते हैं। बिल्कुल। भारत की खुद की प्रणाली का नाम नाविक या IRNSS है। अमेरिका की जिस प्रणाली का हम मोबाइल के रोज इस्तेमाल करते हैं वो GPS है। यूरोपीय संघ की प्रणाली गैलीलियो है। और चीन की प्रणाली? चीन की प्रणाली को कंपास या बेइदू कहते हैं। रूस की प्रणाली ग्लोनास है और जापान की प्रणाली QZSS है। मिसाइलों के बाद अब हमारी सशस्त्र सेनाओं की संरचना को समझ लेते हैं। भारत की रक्षा के लिए तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, लेकिन प्रशासनिक कार्य रक्षा मंत्री करते हैं। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। छात्रों को इनके मुख्यालय उंगलियों पर याद होने चाहिए। थल सेना की पश्चिमी कमान चंडी मंदिर में है, उत्तरी कमान उधमपुर में, मध्य कमान लखनऊ में, पूर्वी कमान कोलकाता में, दक्षिणी कमान पुणे में, दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर में और ट्रेनिंग कमान शिमला में है। इसी तरह जल सेना को 3 कमानों में बांटा गया है। पूर्वी कमान विशाखापट्टनम में, पश्चिमी कमान मुंबई में और दक्षिणी कमान कोची में है। और वायुसेना की भी थल सेना की तरह 7 कमान है। जी, वायुसेना की पूर्वी कमान शिलोंग, केंद्रीय कमान प्रयागराज, दक्षिण पश्चिमी कमान गांधीनगर, पश्चिमी कमान नई दिल्ली, दक्षिणी कमान तिरुवनंतपुरम, ट्रेनिंग कमान बैंगलोर और मेंटेनेंस कमान नागपुर में है। रैंक को लेके हमेशा कंफ्यूजन रहता है। अगर मैं आर्मी में जनरल हूं तो मेरी रैंक वायुसेना और नौसेना में किसके बराबर होगी? बहुत ही व्यवहारिक तरीका इसे समझने का।
अगर आप थल सेना के जनरल हैं तो वायुसेना में आप एयर चीफ मार्शल कहलाएंगे और जल सेना में एडमिरल। ये तीनों सर्वोच्च और बराबर रैंक हैं। एयर मार्शल होंगे और जल सेना में वाइस एडमिरल। मेजर जनरल की रैंक? थल सेना का मेजर जनरल वायुसेना के एयर वाइस मार्शल और जल सेना के रियर एडमिरल के बराबर होता है। ब्रिगेडियर? थल सेना का ब्रिगेडियर वायुसेना के एयर कोमोडोर और जल सेना के कोमोडोर के बराबर होता है। कर्नल की रैंक किसके बराबर होती है? थल सेना का कर्नल वायुसेना में ग्रुप कैप्टन और जल सेना में कैप्टन के बराबर होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल? यह वायुसेना के विंग कमांडर और जल सेना के कमांडर के बराबर होता है। और मेजर? थल सेना का मेजर वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर और जल सेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समान है। कैप्टन की रैंक? थल सेना का कैप्टन वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट और जल सेना में लेफ्टिनेंट कहलाता है। और शुरुआत जहां से होती है यानी लेफ्टिनेंट? थल सेना का लेफ्टिनेंट वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर और जल सेना के सब लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। वाह, ये तुलनात्मक तरीका बहुत आसान है। और ये ऑफिसर ट्रेनिंग कहाँ लेते हैं? थल सेना के लिए तो नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA खड़कवासला में है ना? जी, इसके अलावा इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में है, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है। वायुसेना के लिए कौन से संस्थान है? एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली बेंगलुरु में है और एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में है। और नौसेना के लिए? इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में, INS चिल्का भुवनेश्वर में और INS शिवाजी लोनावाला में स्थित है। सीमाओं की सुरक्षा तो ये सेनाएं करती हैं, लेकिन देश के अंदर शांति बनाए रखने के लिए जो आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके स्थापना वर्ष भी बहुत पूछे जाते हैं। बिल्कुल। असम राइफल सबसे पुरानी है, जो 1835 में बनी। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। होमगार्ड्स की स्थापना 1946 में हुई। नेशनल कैडेट कोर यानी NCC 1948 में बना। प्रादेशिक सेना 1949 में बनी। और CRPF, BSF वगैरह कब बने? हाँ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF 1939 में बना। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP 1962 के युद्ध के दौरान बनी। सशस्त्र सीमा बल SSB 1963 में। सीमा सुरक्षा बल भी है ना? हाँ, BSF 1965 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF 1969 में। तटरक्षक बल 1978 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG 1986 में और त्वरित कार्य बल RAF 1992 में स्थापित हुए। असम राइफल्स और होमगार्ड्स को छोड़कर बाकी सभी के मुख्यालय नई दिल्ली में हैं। भारत की जो 4 प्रमुख जांच एजेंसियां हैं, उनका इतिहास भी बहुत रोचक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI की स्थापना 1963 में हुई। इसके वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA नई है। इसका गठन 2008 के मुंबई हमलों के बाद किया गया। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और मानव तस्करी जैसे अपराधों की जांच करती है। इसके वर्तमान निदेशक सदानंद दाते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB तो बहुत पुरानी है ना? हाँ, IB की स्थापना तो ब्रिटिश शासन में ही हो गई थी, जिसे 1947 में आजादी के बाद गृह मंत्रालय के अधीन पुनर्गठित किया गया। इसके वर्तमान चीफ तपन डेका हैं। और रॉ की स्थापना कब हुई? जब 1962 के चीन युद्ध और 1965 के पाकिस्तान युद्ध में लगा कि IB भारत के बाहर की खुफिया जानकारी जुटाने में पूरी तरह सक्षम नहीं है, तब भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की स्थापना 1968 में की गई। इसके वर्तमान निदेशक रवि सिन्हा हैं। इन सब का मुख्यालय दिल्ली में है। अब आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, भारत की मिलिट्री फ्लीट। समुद्र में राज करने के लिए हमारे पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। और पानी के नीचे दुश्मनों पर नजर रखने के लिए 2 प्रमुख न्यूक्लियर सबमरीन यानी परमाणु पनडुब्बी हैं, INS अरिघात और INS अरिहंत। कुछ प्रमुख डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी हैं, जैसे INS शिशुमार, INS कलवरी और INS सिंधु घोष। और थल सेना के टैंक? थल सेना के टैंकों की बात करें तो हमारे पास रूस का T-72 है, जिससे हमने खुद अजय सीरीज के टैंक बनाए। इसके अलावा T-90 है, जिसे भीष्म कहते हैं, और हमारा स्वदेशी अर्जुन टैंक है। फाइटर जेट्स की बात करें जी हाँ, तो हमारे पास कौन कौन से प्रमुख नाम हैं? पूरी सूची इस प्रकार है। रूस से हमने सुखोई 30 MKI लिया है। सोवियत संघ के जमाने के MiG-29 और MiG-21 हैं। फ्रांस से मिराज 2000 और सबसे आधुनिक राफेल हैं।
जगुआर विमान फ्रांस और यूके का संयुक्त निर्माण है और हमारा खुद का बनाया स्वदेशी फाइटर जेट है तेजस। भारी सामान उठाने वाले ट्रांसपोर्ट विमान भी तो हैं। हाँ, सोवियत संघ के इल्यूशन 76 और एंटोनोव 32 हैं। अमेरिका से हमने विशाल C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हर्क्यूलीज और बोइंग 737 लिए हैं। और ट्रेनिंग के लिए पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए यूके का हॉक, स्विट्जरलैंड का पिलाटस PC-7 और भारत का HAL किरण है। हवा में ही दूसरे जहाज में ईंधन भरने के लिए रूस का इल्यूशन 78 है। हेलीकॉप्टर की सूची भी तो काफी दिलचस्प है। अटैक हेलीकॉप्टर में हमारा अपना HAL रुद्र और HAL प्रचंड है। सोवियत संघ का Mi-35 है और अमेरिका का मशहूर अपाचे AH-64E है। बिल्कुल। और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में अमेरिका का भारी भरकम चीनोक, सोवियत संघ के Mi-8, Mi-17 और Mi-26 है। भारत का अपना HAL ध्रुव है। इसके अलावा फ्रांस तथा भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित चीता और चेतक है। जानकारी वाकई बहुत विस्तृत है। तो आज हमने देखा भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।